अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मीर रजा के कत्ल के बाद अब कराची का नौजवान सड़कों पे आ गया है। वो मीर रजा के लिए इंसाफ मांग रहा है। ये इंसाफ मीर रजा के लिए नहीं है, ये लाखों उन नौजवानों के लिए है जो कराची में रहते तो हैं, लेकिन उन्हें रहने का हक हासिल नहीं है, जीने का हक हासिल नहीं है। मीर रजा एक होनहार तालिब इल्म था, IB का ग्रेजुएट था, अपना कारोबार कर रहा था, जवान था। 30 अगस्त को उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उस शादी से एक रोज पहले उसको मार दिया गया और उसकी लाश को फेंक दिया गया। 28 और 29 तारीख को वो अपने घर से रवाना होता है। उसके बाद वो वापस नहीं आता, तो उसके वालिदैन उसकी तलाश में उस गेस्ट हाउस पे पहुंचते हैं, जिस गेस्ट हाउस के हवाले से ये सवाल उठाया जा रहा है कि उसकी मिल्कियत किसके पास है, उस गेस्ट हाउस का मालिक कौन है, जहां से जिसके पास मीर रजा की लाश बरामद हुई थी, जहां से CCTV वीडियो जो है वो कैप्चर की गई, हासिल की गई, लेकिन वो भी सिलेक्टिव CCTV वीडियो थी। बाकायदा मीर रजा के जो वालिद हैं, उन्होंने ये दावा किया कि जब वो उस गेस्ट हाउस में गए, जिसके बारे में अब उसकी मिल्कियत के हवाले से अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई कि उसका मालिक कौन है। सोशल मीडिया पे तरह तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, तरह तरह की चमगोइयां हो रही हैं कि जो सिंध काबीना के एक मुबैना तौर पे वजीर हैं, उनकी मिल्कियत वो हो सकता है या उनके बेटे की वो मिल्कियत हो सकता है। ये वही सिंध काबीना के वजीर है जिनका नाम आपको याद होगा, पिंकी का केस सामने जब आया था, उस फेरिस्त में भी उनके बच्चे का नाम सामने आया था मुबैना तौर पे। उनके बारे में ये भी खबरें थी कि वो मुराद अली शाह की रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, यानी वो जरदारी सिस्टम को आगे लेकर जा सकते हैं। ये मुबैना तौर पे अब सोशल मीडिया पे चमगोइयां हो रही हैं, और ये सारी चमगोइयां इसलिए हो रही हैं कि जो सिंध पुलिस है वो इस केस को दबाना चाहती थी। जब 28 तारीख को मीर रजा अपने घर से निकलता है और 29 तारीख को उसके वालिद उस गेस्ट हाउस पे पहुंचते हैं, और फिर वहां पर पुलिस उनके वालिद को यह बताती है कि एक लाश उन्हें मिली है, नामालूम लाश है, जाएं और उसकी शनाख्त कर लें। उनके वालिद जाके उनके कपड़ों से उनकी शनाख्त करते हैं मीर रजा की। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो मीर रजा की लाश मुबैना तौर पे मिलती है, उसका जो चेहरा होता है वो मस्क शुदा होता है, यानी चेहरे से उसकी शनाख्त नहीं की जा सकती है। फिर उसके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनको जाया करने की कोशिश की जाती है, यानी जो मीर रजा को मारने वाला था उसने कोशिश की थी कि मीर रजा की शनाख्त न हो सके, सिर्फ कपड़ों से उसकी शनाख्त की जा सके, यानी वो घर से जो कपड़े पहन के निकला था उनसे उनके वालिदैन या उनके घर वाले उसकी शनाख्त करें। अब जब ये खबर सामने आई तो सवाल ये पैदा हुआ कि क्या मिलने वाली लाश मीर रजा की है या नहीं है, क्योंकि जब भी कोई लाश मिलती है तो सबसे पहला इकदाम ये किया जाता है कि उस लाश की शनाख्त की जाए, यानी ये जाना जाए कि जिसके बारे में ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि ये फला की लाश है, क्या ये उसकी है भी या नहीं। लिहाजा वो DNA जो बुनियादी नुक्ता था वो यहां से मिसिंग था, वो DNA नहीं किया गया था। फिर जो पहले MLO जो मेडिकल लीगल अफसर थे, सरकारी अफसर थे, जो डॉक्टर समैया के मातहत थे, उन्होंने जो रिपोर्ट मुरतब की उसमें उन्होंने लिखा कि जो जिस्म है उस पर तशद्दुद के निशानात नहीं थे, यानी उन्होंने कोशिश की कि इस सारे मामले को, यानी मुबैना तौर पर जो लाश मिली है उसको खुदकुशी का रंग दिया जाए। अब तक DNA नहीं हुआ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये DNA के जो सैंपल्स हैं वो कराची यूनिवर्सिटी भिजवाए जाएंगे। अगले 2 से 3 दिन में ये तय होगा कि वो जो लाश मिली है वो मीर रजा की है या नहीं। लेकिन उस लाश से जो कुछ सियासत की गई है, जिस तरह सिंध पुलिस ने अपना किरदार अदा किया है, उस पर कई सवालात उठते हैं कि किस ताकतवर शख्सियत को बचाने की कोशिश की जा रही है। मीर रजा के वालिद ने यह तक कहा कि जब मैं उस गेस्ट हाउस में गया तो उस गेस्ट हाउस में जब मैंने अपने बच्चे की तस्वीर दिखाई तो एक शख्स को दिखाया तो वो भाग गया, दूसरे को दिखाई वो भी भाग गया। यानी यहां पे कई सवालात जन्म लेते थे कि वो जो गेस्ट हाउस है, पुलिस ने क्या वहां जाके तहकीकात की? वहां पे जो लोग मीर रजा के वालिद के मुताबिक के वो उस तस्वीर को, उनके बेटे की तस्वीर को देखकर भाग गए थे, तो वो क्यों भाग गए? ये वो बुनियादी सवालात थे जो पुलिस को, सिंध पुलिस को देने चाहिए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देने चाहिए थे। और इसीलिए अब कराची का नौजवान सड़कों पर निकला हुआ है, वो एहतजाज कर रहा है, रोड्स को ब्लॉक कर रहा है, मीर रजा के लिए इंसाफ मांग रहा है। ये आज मीर रजा है, कल आप हो सकते हैं, कल मैं हो सकता हूं, कल मेरा बच्चा हो सकता है, क्योंकि सिंध के अंदर ये जो जरदारी सिस्टम नाफिज है, ये सिंध के अंदर जो सिस्टम है उसकी रग रग में जो है वो रच बस गया है। इसीलिए हम देखते हैं कि पुलिस ने मुख्तलिफ तरकीब इस्तेमाल की ताकि पोस्टमार्टम ना हो सके। पहले पुलिस ने जो मीर रजा के वालिद और जिब्रान नासिर जो कि उनके वकील हैं, वो अदालत जाते हैं, अदालत से एक हुक्म लेकर आते हैं। जो सुमैया सैयद साहिबा है उनकी सरबराही में एक टीम बनाई जाती है कि वो पोस्टमार्टम करेगी, कब्र कुशाई की जाएगी, कब्र को निकाला जाएगा। अब सोचिए कितनी अजियत है एक वालिदैन के लिए। अगर आपके बच्चे हैं, आप
सिर्फ तसव्वुर कीजिए कि आपके बच्चे की लाश को कब्र से दोबारा निकाला जाए, कब्र में एक तो उसको जो है वो सुपुर्द खाक करना, एक ये अपने आप में एक अजियत होती है, उसके बाद उस लाश को दोबारा निकालना और फिर उसको सुपुर्द खाक करना कितनी अजियत हो सकती है, ये मेरा ख्याल है आप बयान नहीं कर सकते। जिस पर गुजर रही है सिर्फ वो बयान कर सकता है। मीर रजा के वालिदैन जाते हैं अदालत के अंदर, वो कहते हैं कब्र कुशाई करनी है, कब्र कुशाई का फैसला होता है, एक टीम पोस्टमार्टम की बनाई जाती है, लेकिन रातों रात उस टीम को दोस्तों तब्दील कर दिया जाता है। उस टीम के अंदर जो सिंध हुकूमत है, सिंध का वजारत सेहत है, वो जो हैदराबाद के डॉक्टर्स हैं उनको शामिल करता है, जिस पर जिब्रान नासिर और जो मीर रजा के वालिदैन है वो एतराज उठाते हैं कि इसमें बदनीयती नजर आ रही है। यानी ये जो पूरा केस है इसमें हर कदम पर आपको बदनीयती नजर आ रही है। एक और मिसाल ले लीजिए, जिब्रान नासिर के मुताबिक जो बंद कमरों में पुलिस के जो आला अफसरान है वो इनके वालिदैन से मुलाकात करके ये कहते रहे कि आप मान जाइए कि बच्चे ने खुदकुशी की है, वो जो है वो अपने आप में मारा गया है, वो कर्जों में दबा हुआ था, उसको कर्ज देना था, लिहाजा उसने जाकर खुदकुशी कर ली है। लेकिन वालिदैन डटे रहे कि नहीं, उनका बच्चा खुदकुशी नहीं कर सकता, वो पोस्टमार्टम करवाएंगे। और अब जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों वो चौंका देने वाली है। वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अपने आप में कई सवालात उठाती है। पहला जो सवाल उठाती है, जो पुलिस ये कह रही थी कि जो ये खुदकुशी है, सीने से गोली मारी गई है, डॉक्टर सुमैया सैयद ये सवाल उठा रही थी कि अगर सीने से गोली मारी गई है तो जो आगे का खोल है वो छोटा है और पीछे का बड़ा है, यानी पहले पीछे का छोटा है और आगे का बड़ा है, यानी जो कह लीजिए गोली होती है जब वो आपके जिस्म में जाती है तो वो सुराख छोटा होता है और जहां से निकलती है वो बड़ा होता है। लिहाजा सुमैया सैयद साहिबा ने ये सवाल उठाया था कि गोली पीछे से मारी गई है, आगे से नहीं मारी गई, और ये जो नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें इस बात की तस्दीक हो गई है। फिर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात भी साबित हुई है कि उसके चेहरे पर तशद्दुद किया गया था, उसके जो जबड़े हैं उनमें खून जमा हुआ है, उनके जो दांत है वहां पर खून जमा हुआ है, उसका हलक जो है वहां पर लगता है कि उसको कोई जहरीली चीज पिलाई गई है मीर रजा को, जो भी वो लाश है, क्योंकि उसकी अभी डीएनए के बाद तस्दीक होगी। फिर उसकी जो पसलियां हैं वो टूटी हुई हैं, अंदर से उसकी जो हड्डियां हैं वो डैमेज हुई हुई हैं। ये वो बुनियादी सवालात हैं जो जिनका जवाब पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिल जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि किसी एक ताकतवर शख्सियत को बचाना था, किसी को बचाना था, इसीलिए ये ड्रामा रचाया गया, इसीलिए ये पूरी कहानी गढ़ी गई। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जब मीर रजा के वालिदैन डट गए, जिब्रान नासिर डट गए, तो फिर एक नया तरीकेकार इस्तेमाल किया गया, और वो तरीकेकार था कि फैमिली को बदनाम किया जाए, फैमिली पर जो अज़वाजी उनके ताल्लुकात हैं मीर रजा के वालिद के, उनकी वालदा के, उन पर सवालात उठाए जाए। चंद ऑडियोज है उनको लीक किया जाए। पहले ऑडियो एक लीक की गई मीर रजा की, जिसमें मीर रजा किसी से बात कर रहा है, कह रहा है कि 30 लाख रुपए मुझे आपको देने हैं, मैं 10-10 लाख के चेक आपको दे दूंगा, मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। यानी 3 करोड़ से मामला 30 लाख की ऑडियो पे आ गया। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि जो मीर रजा के वालिद हैं उनकी एक ऑडियो लीक करवाई गई। ये सब प्लांटेड हो रहा था, ये सब मीडिया को मैनेज किया जा रहा था, रिपोर्टर्स को मैनेज किया जा रहा था। फिर क्या होता है, मीर रजा के वालिद इस्लामाबाद के अंदर है, एक ऑडियो लीक की जाती है, वो किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कराची के अंदर मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं कराची वापस जा नहीं सकता, मेरा खानदान, मेरा घर बार कुछ नहीं रहा। इस्लामाबाद में जी सेक्टर के आसपास वो जिक्र करते हैं कि वहां पे मुझे काम मिल गया है, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके पैसे लौटा दूंगा। ये तमाम चीजें, ये तमाम ऑडियोज जो जारी की गई, जिसके बारे में मीर रजा के वालिद कह रहे हैं कि ना मेरे वो बेटे की आवाज है ना वो मेरी ऑडियो है, लिहाजा इसका मकसद ये था कि इस केस को डाइवर्ट किया जाए, इस केस का रुख मोड़ दिया जाए, और इसमें पुलिस को कामयाबी भी हुई। दोस्तों सोशल मीडिया पे तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज गर्दिश कर रही थी। कई लोग सवालात उठा रहे थे कि ये मीर रजा की लाश है या नहीं है। मीर रजा को अगर कर्जा देना था तो हो सकता है उसने खुदकुशी कर ली हो। मीर रजा को कर्जा देना था, हो सकता है वो लाश किसी और की हो, क्योंकि कुछ दिन पहले कराची में इसी तरह का एक वाकया पेश आया था। तो हो सकता है कि मीर रजा भाग गया हो, मुल्क से चला गया हो, रुपोश हो गया हो, उसने किसी और को अपने कपड़े पहनाकर उसकी लाश को जो है वो इस तरह का रुख दे दिया हो कि उसकी पहचान ना हो। बाद में कहा जाए ठीक है मीर रजा मर गया है, गुमनामी की जिंदगी मीर रजा गुजारने लगे। फिर एक और सवाल, एक और बुनियादी सवाल जो मीर रजा के वालिद ने उठाया है, उस पर भी पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए, इसके भी जवाब देने चाहिए। लेकिन दोस्तों मेरी बात आप लिख लीजिए, सिंध के अंदर जो जरदारी सिस्टम है, जरदारी सिस्टम के रहते हुए, जरदारी सिस्टम एक टर्मिनोलॉजी है, मैं आसिफ अली जरदारी या वो नहीं, ये पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है। गुज़िश्ता 18 सालों में ना यहाँ पे ले दे के बगैर आपका काम नहीं होता। कराची की जो बर्बादी है, कराची की जो हाल है, इसका जिम्मेदार जरदारी सिस्टम है। यहाँ पे जो माल वाला सिस्टम चल रहा है ना, माल के बगैर जो है वो आपका काम नहीं हो सकता। ये सिस्टम बेसिकली उसकी जो है वो निशानदेही करता है। अब हुआ ये कि जो मीर रजा के वालिद हैं
उन्होंने एक बुनियादी सवाल उठाया और वो ये था कि मीर रजा का जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, वो गायब है। वो हमसे राब्ता नहीं कर रहा। हालांकि मीर रजा का जो बिजनेस पार्टनर, उसका अपना दोस्त, करीबी दोस्त है, उसको तो उनके वालिदैन के शाना बशाना होना चाहिए था, 24/7 उनके पास होना चाहिए था, उनके जरूरत के लिए, उनके दुख दर्द के लिए उनके पास होना चाहिए था। लेकिन मीर रजा के वालिद ये कहते हैं कि शुरू में 1-2 दिन वो आया है, जब तकफीन की गई है, पहली तकफीन की गई है, उसके बाद वो चला गया और उसके बाद वो गायब है, उसका कोई राब्ता नहीं है। तो सवाल ये बनता है कि वो कहां गया, वो अभी कहां है, क्या उसने कोई शवाहिद दिए हैं? अगर कोई कारोबारी लेन देन था तो ऑब्वियस सी बात है उसके बिजनेस पार्टनर को इस बारे में इल्म होगा, मीर रजा ने उसके साथ लाजमी तौर पर शेयर किया होगा। तो ये पूरी कहानी अगर आप देखिए, इसमें कई सवालात हैं, कई जोल है, जिनके जवाब मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन बजाय लगा है, गुज़िश्ता ये जो 12, 13, 14 दिन गुजरे हैं, इनमें बजाय ये लगा है कि जो सिंध पुलिस है, इस सारे मामले को कवर अप करने की कोशिश करती रही है, इसको दबाने की कोशिश करती रही है। इससे बड़ा जवाब क्या हो सकता है कि जिब्रान नासिर ये कह रहा है कि पुलिस के आला अफसरान माँ बाप से आके तन्हाई में मुलाकात करते हैं, कमरे में मुलाकात करते हैं और कहते हैं, माँ बाप को कहते हैं कि मान जाइए, आपके बेटे ने खुदकुशी कर दी है, मामले पे पर्दा डाल दीजिए, मामले को दबा दीजिए, मामला रफा दफा कीजिए, आगे चलिए, मामलात को आगे चलिए। लेकिन क्या हुआ? स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई, मामले को अलग रख देने की कोशिश की गई, मामले को उलझाने की कोशिश की गई। और जो डॉक्टर सुमैया सैयद सामने आई थी, मेरा ख्याल है उनको सलूट करना चाहिए। लेकिन साथ साथ उनसे ये सवाल, बुनियादी सवाल भी बनता है कि उनके जो मातहत अफसर ने उनको ये रिपोर्ट दी तो उन्होंने 2 दिन अपने पास क्यों रखी? फिर उन्होंने जब पुलिस को भेजी, पुलिस के पास जब ये रिपोर्ट गई, तो पुलिस ने उस पर बुनियादी सवालात क्यों नहीं उठाए? क्योंकि दोस्तों, ये एक सिस्टम की बेहिसी है। चाहे आप पंजाब का सिस्टम ले लीजिए, या आप कराची का सिस्टम ले लीजिए, चाहे आप पूरे पाकिस्तान में जो पुलिस का निजाम है ना, उसको आप ले लीजिए। पुलिस वैसे तो हमारे मातहत है, हमारे मातहत अफसरान हैं, हमारे मुहाफिज अफसरान हैं, लेकिन दोस्तों, एक आम शहरी को इन पुलिस वालों से खतरा महसूस होता है। आप सोचिए, आपको अगर थाने जाना पड़ जाए, आपका पुलिस से वास्ता पड़ जाए, पुलिस को देखते ही आपको खौफ आना शुरू हो जाता है कि अब या तो मुझे पैसा देना पड़ेगा या इसको अपनी जान देनी पड़ेगी। ये दोनों मामलात होंगे। ये एक हकीकत है, ये एक जमीनी हकीकत है। अब जो अली रजा का मामला है, भारत के अंदर हमने देखा, एक टेस्ट पेपर लीक होने पर पूरी जो जनता थी, वहां की नौजवान थी, कॉकरोच जनता पार्टी थी, वो एक बन गई, नौजवान सड़कों पे आए, मोदी को सरेंडर करना पड़ा, अपने वजीर से इस्तीफा लेना पड़ा। लेकिन ये कराची के अंदर दोस्तों होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई लीडरशिप नहीं है, यहाँ पे कोई इन यूथ को लीड करने वाला नहीं है। और ये जो यूथ है, ये भी आपस में जो है वो एक दूसरे पे इल्जामात लगाते हैं। आप देखिए ना, मीर रजा जो कत्ल हुआ है, मीर रजा को जो मारा गया है, जिस बेदर्दी से मारा गया है, अब उसकी लाश, वो जो माली वहां पर पानी देने वाला था, वो कहता है 28 तारीख की सुबह 11 बजे मैंने पानी दिया है, वहां पर उसकी लाश नहीं थी। यानी 28 तारीख की फजर के वक्त मीर रजा अपने घर से निकलता है, सुबह 11 बजे माली जो वहां इलाके का है, नर्सरी का, वो पानी देने आता है, उसको वो लाश नजर नहीं आती। 29 तारीख की सुबह 11 बजे उसको वो लाश नजर आती है और फिर 115 पे कॉल किया जाता है। और 15 पे कॉल जब करते हैं तो वो 15 वाले पुलिस वाले मीर रजा के वालिद को बताते हैं कि जाए, वहां पे लाश मिली है, उसकी शनाख्त कर लें, अब्बासी अस्पताल हमने भिजवा दिया है। और फिर उसके कपड़ों से उसकी शनाख्त हो जाती है। कई बुनियादी सवालात हैं इस केस में, कई बुनियादी सवालात हैं इस सिस्टम के ऊपर। सिस्टम को जवाब देना होगा, सिस्टम पर सवाल करना होगा। मसला यह है कि यहाँ पे सवाल उठाने वाले को गायब कर दिया जाता है। सवाल उठाने वाले का अगर जवाब मिल जाए ना, तो ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। और हमारे इदारे जो इस सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, मोहसिन नकवी साहब जो कहते हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है, तो इस सिस्टम पर सवाल उठाने वालों को गायब करने के बजाय उनका सवालों का आप जवाब देंगे ना, ये सिस्टम सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप कह रहे हैं 70-80 साल हो गए, ये सिस्टम ऐसे ही चल रहा है, अगले 10 साल भी ऐसे ही चलेगा। अगर आप सवालों का जवाब देंगे, अगर आप जो सवाल उठाने वाले हैं उनको तनकीद का निशाना ना बनाएं, उसको स्कैंडलाइज ना करें, उन पर जवाबी इल्जामात ना लगाएं, तो ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। हमारे इदारों को चाहिए कि इस मामले का नोटिस लें और इस पर ये जो क्योंकि वो पिंकी वाला मामला हुआ था ना, वहां पे तो कुछ और मामलात लग रहे थे कि जरदारी सिस्टम पे दबाव डालना है, 28वीं तरमीम करवानी है, इसलिए पिंकी को लाया गया। अभी पिंकी वाला मामला देखिए रफा दफा हो गया है। उस वक्त भी जिया लंजार साहब एक्टिव हो गए थे, अचानक एक्टिव हुए, असेंबली के अंदर उन्होंने बयान दिया, बाद में फिर पिंकी को हिरासत में लिया गया। अभी तक पिंकी मुकदमात भुगत रही है और एक दिन आएगा पिंकी रिहा हो जाएगी, बैक टू मामलात स्क्वायर वन जाएंगे, उसी तरह का कारोबार चलता रहेगा। अभी जिया लंजार साहब तकरीबन 8 दिन के बाद मंजर आम पर आए और बाद में उनको ये ऐलान करना पड़ा कि बोर्ड हम वही तश्कील दे रहे हैं जो डिमांड कर रही है, फैमिली डिमांड कर रही है। तो ये मामला तो पहले दिन भी हो सकते थे। तो दाल में तो कुछ काला है, वो जो काला क्या है उसका जवाब मिलना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, ये सिस्टम इतना बोसीदा हो गया है, इतना गल सड़ गया है,
मुझे उम्मीद इस सिस्टम से नहीं है। क्या आपको उम्मीद है? नीचे कमेंट करके लाजमी बताइए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।